ईरान ने अमेरिका को दे दी बहुत बड़ी चोट। अमेरिका ने लगातार 22वें दिन ईरान पर बरसाए बम। अमेरिका में आज हुए चुनाव तो हार जाएंगे ट्रंप। हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान छेड़ेगा जंग। राष्ट्रपति को हटाने जा रही बांग्लादेश की सरकार। सीजीपी प्रोटेस्ट पर क्या बोल रहे विदेशी लोग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने गुरुवार को कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले करने का दावा किया। ईरान की आईआरजीसी और सेना ने कहा कि ये हमले अमेरिका के हमलों का जवाब हैं। आईआरजीसी के मुताबिक जॉर्डन में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थाड रडार, सी रैम रडार, ईंधन टैंक, हेलीकॉप्टर हैंगर और मरम्मत केंद्र नष्ट कर दिए गए। ईरानी सेना ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 23वें चरण में कुवैत के 3 ठिकानों दोहा बेस, अली अल सलेम बेस और अरीफ जान कैंप पर ड्रोन हमले किए। गोला बारूद और ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत और जॉर्डन की जनता को आश्वासन दिया कि हमले केवल अमेरिकी ठिकानों पर थे, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं हुआ। इस बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान आंख के बदले आंख की नीति अपनाएगा। अगर कोई देश अमेरिका का साथ देगा तो उसे भी जवाब मिलेगा। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा, या तो सब सुरक्षित या कोई नहीं। अगर ईरान तेल नहीं बेच पाया तो क्षेत्र का कोई देश तेल नहीं बेच सकेगा। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना के बिना सुरक्षित बताया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद रखने की बात कही है। अगर अमेरिका ने बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो एक बूंद तेल भी बाहर नहीं निकलने देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान अगर किसी जहाज पर हमला करेगा तो अमेरिका उसके पुल या बिजली घर को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जनता इस लड़ाई का समर्थन कर रही है, हालांकि उन्हें ईंधन की महंगाई की चिंता है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका ने 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। दोनों तरफ हमले जारी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें $93 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं आपको बताएं कि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी 12वें दिन ईरान के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। पश्चिमी एशिया के अहवाज, रामशिर और एंडीमेस्क इलाकों को निशाना बनाया गया। शालमचेह शहर में एक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले का मकसद ईरान की समुद्री हमला करने की क्षमता को कम करना है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर हमला करेगा तो अमेरिका उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट लिखा। ईरान ने जवाब में कहा कि वो जैसे को तैसा नीति अपनाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों देश अब एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में बिजली प्लांट और पानी शुद्धिकरण संयंत्रों को निशाना बनाया। ईरान ने भी कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने और हूती विद्रोहियों की धमकियों से विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। युद्ध में अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और कई अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नवंबर में मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं। इसमें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें और सीनेट की 35 सीटों पर वोटिंग होगी। फॉक्स न्यूज़ के नए पोल में ट्रंप सरकार को बहुत बड़ा नुकसान दिखा रहा है। ट्रंप की जॉब अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 39% है, जो लगातार कम बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। पोल के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत स्थिति में है। डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए उत्साहित लोगों की संख्या 68% है, जबकि रिपब्लिकन सिर्फ 57% है। ये 11 पॉइंट का अंतर है। अगर आज चुनाव हो तो हाउस में 53% लोग डेमोक्रेट उम्मीदवार को वोट देंगे और 46% रिपब्लिकन को। डेमोक्रेट्स को 7 पॉइंट की लीड मिल रही है। ये 1996 के बाद फॉक्स न्यूज़ पोल में किसी पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन है। लोगों का मानना है कि डेमोक्रेट्स महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं, आय असमानता, अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति को बेहतर संभाल सकते हैं। अपराध पर सिर्फ रिपब्लिकन आगे है।
इमिग्रेशन पर भी अब डेमोक्रेट्स एक पॉइंट आगे निकल गई है। 10 में से 4 मतदाता अपना वोट बदल सकते हैं। गैर मागा रिपब्लिकन कम उत्साहित हैं, जबकि मागा समर्थक ज्यादा हैं। कुल मिलाकर डेमोक्रेट्स को नवंबर चुनाव में अच्छी बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं अब पाकिस्तान भी इस संघर्ष में फंसता हुआ दिख रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमला किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। हजारों पाकिस्तानी सैनिक और लड़ाकू विमान पहले से सऊदी अरब में तैनात हैं। अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद के लिए सैन्य रूप से शामिल होना पड़ सकता है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने करीबी दोस्त सऊदी अरब की सुरक्षा की चिंता भी है। हूती हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि सऊदी अरब पर कोई हमला उसके लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान की मुश्किलें ये हैं कि वो ईरान से सीधा टकराव नहीं चाहता। दोनों देशों की लंबी सीमा है और व्यापार भी होता रहता है, लेकिन रक्षा समझौते के कारण पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो हूतियों को लाल सागर का महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य बंद करने को कहा जा सकता है। इससे दुनिया का तेल व्यापार प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान अब सतर्क हो गया है और किसी भी बड़े संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के वापस आने के ऐलान ने तारिक रहमान की सरकार को सख्ते में डाल दिया है। सरकार ने जल्दीबाजी में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग लिया है। उन्हें अगस्त तक पद छोड़ने के लिए समय दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उनका कार्यकाल 2028 तक है। शेख हसीना ने शहाबुद्दीन को 2023 में राष्ट्रपति बनाया था। उन्हें हसीना का करीबी माना जाता है। सरकार को डर है कि अगर हसीना वापस आई तो राष्ट्रपति उनके पक्ष में कुछ कदम उठा सकते हैं। तारिक रहमान की सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाकर इस्तीफा दे दें। हाल ही में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। शेख हसीना अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद भारत में आ गई थी। उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस साल फरवरी के चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी ने जीत हासिल की। 79 साल की शेख हसीना ने कहा है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनके खिलाफ 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में मौत की सजा भी हो चुकी है। फिर भी उनकी वापसी की घोषणा ने पूरे देश में सियासी घमासान मचा दिया है। अगर हसीना मजबूती से वापस लौटती हैं तो तारिक रहमान की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आपको ये बता दें कि भारत में जंतर मंतर पर नीट घोटाले के खिलाफ चल रहे छात्र प्रदर्शन को लेकर विदेशी लोगों की राय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। कई विदेशी यूजर्स, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के लोग छात्रों की मांगों को सही मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि युवाओं का गुस्सा जायज है क्योंकि परीक्षा सिस्टम में बार बार घोटाले हो रहे हैं। कुछ विदेशी छात्र जो भारत में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत में शिक्षा का दबाव बहुत ज़्यादा है और ऐसे घोटालों से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। कई लोगों ने पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखकर हैरानी जताई और छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीफ की। हालांकि कुछ विदेशी इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलन भी बता रहे हैं। फिर भी ज्यादातर आम विदेशी लोग युवाओं की आवाज को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को छात्रों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए। कुल मिलाकर विदेश में इस प्रदर्शन को भारत के युवाओं की जागरूकता का प्रतीक माना जा रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।